सभी बच्चों का मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आधुनिक भारत के इतिहास में विलियम बेंटिक के प्रशासनिक सुधारों की हम चर्चा करने जा रहे हैं बच्चों। और हम ये देख रहे हैं कि विलियम बेंटिक के ने भारत में जो प्रशासनिक सुधार किए थे और प्रशासनिक सुधारों में विलियम बेंटिक का क्या योगदान रहता है, विलियम बेंटिक का न्यायिक क्षेत्र में क्या योगदान रहता है, विलियम बेंटिक का आर्थिक क्षेत्र में क्या योगदान रहता है, विलियम बेंटिक का सामाजिक क्षेत्र में क्या योगदान रहता है, विलियम बेंटिक ने भत्तों में क्या कमी की थी, विलियम बेंटिक ने समाज में क्या क्या सुधार किए थे। इन सब चीज़ों को डिटेल से पढ़ने के लिए हम विलियम बेंटिक के सुधारों की चर्चा कर रहे हैं। यदि भारत के इतिहास में देखा जाए तो विलियम बेंटिक का टाइम पीरियड 1828 से लेकर 1835 ईस्वी होता है। विलियम बेंटिक ने आधुनिक भारत के इतिहास में ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं। यहाँ विलियम बेंटिक के प्रशासनिक सुधारों को अगर देखा जाए तो इससे पहले कॉर्नवालिस ने भारत में प्रशासनिक सुधार किए थे। कॉर्नवालिस का नाम सुने हो। कॉर्नवालिस ने भारत में 1793 के अंदर स्थायी बंदोबस्त को शुरू किया था। यह बंदोबस्त भारत के बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया जाता है। ये भूमि के 19% भाग पर इसको शुरू किया जाता है। इसमें सूर्योदय का नियम लागू किया जाता है। इसमें 3 प्रकार के व्यक्ति शामिल होते हैं। पहला नंबर कौन होता है, दूसरा नंबर कौन होता है और तीसरा नंबर कौन होता है। यहाँ पहले नंबर पे EIC होती है। यहाँ दूसरे नंबर पर जमींदार होता है। यहाँ तीसरे नंबर पर किसान होता है। भू राजस्व किसान जमींदार को देगा और जमींदार यह लगान ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा कराएगा। इस तरह की व्यवस्था स्थापित करने वाले कॉर्नवालिस थे। यह व्यवस्था 10 वर्षों के लिए लागू की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड विलियम बेंटिक से पहले सुधार करने वाले होते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद अब हम लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रशासनिक सुधारों को देखा जाए तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी पर आर्थिक भार बढ़ रहा था, उस आर्थिक भार को किस तरह से दूर किया जाए, किस तरह से उस आर्थिक भार को दूर करके और आय में वृद्धि की जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी की आय में वृद्धि करने के लिए यहाँ विलियम बेंटिक ने आधुनिक भारत के इतिहास में बच्चों भत्तों में कमी कर दी थी। ये कौन से भत्ते होते थे? असैनिकों के भत्तों में कमी कर दी थी। सैनिकों को जो डबल भत्ता मिलता था, उस डबल भत्ते को इन्होंने बंद करके केवल सिंगल भत्ता ही देना इन्होंने शुरू किया था। अगर विलियम बेंटिक के प्रशासनिक सुधारों में बात की जाए तो न्यायालय जो इससे पहले बहुत ज़्यादा थे, वो न्यायालयों में कमी कर दी थी। अगर विलियम बेंटिक की प्रशासनिक सुधारों में अगर देखा जाए तो माफ़ी वाली भूमि को जब्त कर लिया था। यहाँ माफ़ी वाली भूमि का मतलब यह होता है जिन किसानों के पास में भूमि का पट्टा नहीं होता था बच्चों, बिना भूमि के पट्टे वाले किसानों की भूमि को छीन लिया था और इसको ईस्ट इंडिया कंपनी
ब्रिटिश सरकार में उस भूमि को शामिल कर दिया जाता है। जिस प्रकार दिल्ली सल्तनत के इतिहास में और जिस प्रकार मुग़ल वंश के इतिहास में ये देखा जाता है, जो ज़मीन राज्य सरकार के पास में जमा होती है, जो ज़मीन राज्य सरकार के पास में जमा होती है, उस ज़मीन को खालसा भूमि के नाम से जाना जाता है। कौन सी भूमि के नाम से जाना जाता है बच्चों? खालसा भूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं माफ़ी भूमि। माफ़ी वाली भूमि जो प्रदान कर दी थी, यह माफ़ी वाली भूमि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधिकार में ले लिया था। अब यहाँ विलियम बेंटिंक के सुधारों की अगर बात की जाए तो प्रशासनिक खर्चे में कमी कर दी गई थी। प्रशासनिक खर्चों में कमी कर दी गई थी। नागरिकों के व्यय को घटा दिया गया था। यहाँ एक नागरिकों के व्यय को कम करने के लिए एक कमेटी का आयोजन किया गया और इस कमेटी के अंदर 3 सदस्य होते थे। पहला सदस्य कौन होता था, दूसरा सदस्य कौन होता था और तीसरा सदस्य कौन होता था? यहाँ पहला सदस्य बम्बई प्रेसिडेंसी से होता था, दूसरा सदस्य मद्रास प्रेसिडेंसी से होता था और यहाँ तीसरा सदस्य कोलकाता प्रेसिडेंसी से होता था। इन 3 सदस्यों से मिलकर एक कमेटी का निर्माण हुआ था और ये कमेटी कौन बनाया था? विलियम बेंटिंक ने इस कमेटी का निर्माण किया था बच्चों। यहाँ हम विलियम बेंटिंक के सुधारों की बात कर रहे हैं। विलियम बेंटिंक के सुधारों से पहले यहाँ गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत के अंदर न्यायिक सुधार किए थे, भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किया था। हम यहाँ विलियम बेंटिंक के सुधारों की बात कर रहे हैं तो यहाँ हमने देखा कि विलियम बेंटिंक के सुधारों में हम आगे के सुधारों को अगर देखा जाए तो प्रशासनिक सुधारों में विलियम बेंटिंक का क्या योगदान रहेगा? यहाँ विलियम बेंटिंक के समय और इससे पहले एक एक्ट आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है बच्चों। इस एक्ट के अनुसार ये कहा गया है भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति पर जो पाबंदी लगी हुई थी उस पाबंदी को अब हटा दिया गया है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये बच्चों बताया गया है कि भारत के लोग जो उच्च पदों पर नियुक्त होते थे और उनके नियुक्त होने पर एक पाबंदी होती थी, उस पाबंदी को इस एक्ट के द्वारा हटा दिया जाता है। और इस एक्ट के द्वारा हटा देने से अब लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्ति देना प्रारंभ कर दिया था और यह 2 क्षेत्रों में, पहला होता था डिप्टी मजिस्ट्रेट होता है और दूसरा नंबर का डिप्टी कलेक्टर होता है। यहाँ लॉर्ड विलियम के द्वारा इस तरह भारतीयों को उच्च पद पर नियुक्त करने का क्या कारण होता है? यहाँ लॉर्ड विलियम बेंटिंक न्यायिक व्यवस्था को क्या करना चाहते हैं? न्यायिक व्यवस्था को इजी और सस्ता बनाना चाहते हैं। कम वेतन पर भारत के जो ऑफिसर हैं वो काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। यहाँ इस तरह की व्यवस्था करके ईस्ट इंडिया कंपनी की आय में वृद्धि की थी। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने वृद्धि की थी। यह कौन सा एक्ट है? ये 1813 का चार्टर एक्ट है। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करना है बच्चों। 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार ऐसा होता है
भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति पर जो पहले, इससे पहले जो पाबंदी लगी हुई थी, उस पाबंदी को अब हटा दिया गया था। ये 1813 का चार्टर एक्ट है। 1813 के चार्टर एक्ट के आधार पर ये व्यवस्था होती है। यहाँ इस एक्ट के आधार पर ये देखा गया कि सस्ते और सरलता से जब मजिस्ट्रेट हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो हमें महंगे डिप्टी मजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर रखने की हमें कहाँ ज़रूरत है। ये विलियम बेंटिंक का विचार होता है। अब यहाँ हम, इससे पहले जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की प्रशासनिक व्यवस्था चल रही थी, हम यहाँ देख रहे हैं न्यायिक संबंधी सुधार भी किए जाते हैं। और न्यायिक संबंधी सुधार में न्यायिक विलियम बेंटिंक के न्यायिक संबंधी सुधार क्या क्या थे, अभी अभी बच्चों मैंने आपको ये बताया है। पहला नंबर कौन होता है, दूसरा नंबर कौन होता है। पहला नंबर डिप्टी मजिस्ट्रेट है, दूसरा नंबर डिप्टी कलेक्टर है। यहाँ डिप्टी मजिस्ट्रेट है। डिप्टी मजिस्ट्रेट को और डिप्टी कलेक्टर को, दोनों को अधिकार प्रदान किए जाते हैं। और ये दो प्रकार के अधिकार प्रदान किए जाएंगे। यदि कोई अपराध करता है और अपराध करते हुए उसका दोष साबित हो जाता है, ऐसे अपराधियों को दंड देने का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास होता है। इसी तरह 2 वर्ष का कारावास देने का अधिकार भारतीय मजिस्ट्रेटों को ये सौंपा गया था कि वो 2 वर्ष का कारावास का दंड दे सकते हैं। इसी प्रकार भारतीय डिप्टी मजिस्ट्रेट और भारतीय डिप्टी कलेक्टरों को यह एक मामला और सौंपा गया था। ये क्या मामला था बच्चों? यह मामला होता है भू राजस्व लगान वसूली का मामला भी डिप्टी मजिस्ट्रेट और कलेक्टर को सौंपा गया था। तो न्यायिक संबंधी सुधारों में हम देख रहे हैं। अब न्यायिक संबंधी सुधारों को देखने के बाद हम फौजदारी और दीवानी मामलों को भी हमें देखना चाहिए। फौजदारी और दीवानी मामला क्या होता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ये फौजदारी मामला और दीवानी मामला दोनों एक ही जगह पर इनका कार्यालय होता था और दोनों के अधिकारी एक ही जगह होते थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1828 से जो इनका 1835 तक शासनकाल होता है, यहाँ लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने फौजदारी मामले को अलग कर दिया था और दीवानी मामले को अलग कर दिया था। फौजदारी मामला है यहाँ, और यहाँ यह दीवानी मामला होता है। ये फौजदारी क्या होता है और ये दीवानी मामला क्या होता है? भू राजस्व लगान से और छोटे मोटे आपराधिक मामले, चोरी करना, झूठ बोलना, हाथ काट देना किसी के पैर काट देना, किसी को पीटना, ये सारे मामले दीवानी मामले होते हैं। और कोई बड़ा अपराध कर दिया जाता है, किसी की हत्या कर दी थी, किसी की हत्या कर दी जाती है, किसी को गोली से उड़ा दिया जाता है, आगजनी होती है, बहुत बड़ा विद्रोह होगा, वो फौजदारी मामला आता है। इन दोनों मामलों को अलग अलग दशाओं में इनको अलग कर दिया गया। पहला नंबर है दीवानी मामला होता है और दूसरा नंबर फौजदारी मामला होता है। यहाँ दीवानी मामले का कार्यालय अलग होगा, यहाँ फौजदारी मामलों का कार्यालय अलग होगा। यहाँ हम ये देख रहे हैं बच्चों कि दोनों के कार्यालय अलग अलग होने से न्यायिक व्यवस्था जो है वो सरल और सुगम बन जाती है, सुगम हो जाती है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने आधुनिक भारत के इतिहास में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। और ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ पर होती है? आधुनिक भारत के इतिहास में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ पर की थी और कब की थी?
लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग से पहले 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट का नाम सुने होंगे, रेगुलेटिंग एक्ट। यह बच्चों 1773 में आया था और ये ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण के लिए ये भारत में आता है। यहाँ रेगुलेटिंग के नाम से एक ऑफिसर होता है। ब्रिटिश संसद में इस एक्ट को पारित किया जाता है और ये भारत में 1773 में ये आता है। रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर भारत में कोलकाता में, बंगाल की राजधानी कोलकाता होती है, कोलकाता में एक कोर्ट की स्थापना की जाती है जिसे कोलकाता का सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। इस सुप्रीम कोर्ट के जो प्रथम अध्यक्ष होते हैं वो एलिजा एम्पे होते हैं। ये आईएएस और आरएस एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट के पहले जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? वो एलिजा एम्पे होते हैं। कोलकाता में पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। अब लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय एक नया सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है और इस नए सुप्रीम कोर्ट को बनाने की क्या आवश्यकता होती है? यह आवश्यकता ऐसे होती है बच्चों, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कहना है कि भारत का उत्तर पश्चिम भारत है। कौन सा भारत है बच्चों? उत्तर पश्चिम भारत है। यहाँ उत्तर पश्चिम भारत का राजपूताना ये जगह है। यहाँ उत्तर भारत में ये दिल्ली है। राजपूताना और दिल्ली के लोगों को न्याय करने के लिए भारत के पूर्वी भाग में जाना होता है। पूर्वी भाग बंगाल के राजधानी कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट में यह न्यायालय उनके लिए बहुत भारी पड़ता है और न्याय उनके साथ हो नहीं पाता है। इसी वजह से दिल्ली के पास यूपी के आगरा शहर में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एक न्यायालय की स्थापना की थी। यह सुप्रीम कोर्ट कहलाता है, यह सर्वोच्च न्यायालय कहलाता है। और इस न्यायालय को यहाँ स्थापित करने का मूल कारण क्या होता है? खर्चे में कमी करना होता है। यहाँ से कई बार राजपूताना और दिल्ली से ऑफिसरों को बंगाल जाना होता है तो भी ईस्ट इंडिया कंपनी को खर्चा देना होता है। खर्चे में कमी करने के लिए ये सारी व्यवस्था की जाती है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के हमने न्यायिक सुधारों को देखने के बाद अब हम लॉर्ड विलियम बेंटिंग के फौजदारी मामलों को हमने देख लिया, दीवानी मामलों को हमने देख लिया। इन्होंने इलाहाबाद में, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इलाहाबाद कहाँ पर स्थित है बच्चों? ये प्रयाग नदी के पास में स्थित है। इसी प्रयाग नदी को अगर प्राचीन भारत में अगर हम जाते हैं तो देखा जाए तो अशोक महान की प्रयाग प्रशस्ति, इसी नाम से इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं इसको। इलाहाबाद, यहाँ गंगा नदी का प्रवेश होता है प्रयाग नदी में। यूपी में ये इलाहाबाद बना हुआ है। ये शिक्षा का एक केंद्र कहलाता है। इसी इलाहाबाद में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एक रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की थी। रेवेन्यू बोर्ड का मतलब होता है राजस्व विभाग बनाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रशासनिक सुधारों को देखने के बाद अब हम इनके सामाजिक सुधारों की बात करेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अपने शासनकाल में कौन कौन से सामाजिक सुधार किए थे? (1828 से 1835) इनका समय काल होता है। यहाँ हम लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सामाजिक सुधारों में पहले नंबर का आता है सती प्रथा पर रोक। राजा राम मोहन राय का नाम सुने हो बच्चों? राजा राम मोहन राय, बंगाल में इनका जन्म होता है।
ये एक ब्राह्मण परिवार से होते हैं। इनके परिवार वाले मूर्ति पूजा और सती प्रथा में विश्वास रखते थे। राजा राम मोहन राय ने ये आधुनिक भारत के धर्म सुधारक में ये सबसे पहले नंबर के धर्म सुधारक होते हैं। 1772 में इनका जन्म होता है। 1833 में ब्रिस्टल नगर इंग्लैंड की यात्रा पर 1880 में ये इंग्लैंड की यात्रा पर जाते हैं। 3 साल के अंतराल 1883 के अंदर यहाँ ब्रिस्टल नगर में इनका देहांत हो जाता है। ये राजा राम मोहन राय इंग्लैंड की यात्रा पर क्यों जाते हैं? राजा राम को यहाँ राय की उपाधि देने वाले मुग़ल सम्राट अकबर सेकंड होते हैं। कौन होते हैं बच्चों? अकबर सेकंड होते हैं। राजा राम मोहन राय ने सामाजिक क्षेत्र में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। राजा राम मोहन राय ने 3 प्रकार के पत्रिकाओं को चलाया था। संवाद कुमुदी चलाया था, मिरातुल अखबार चलाया था फारसी भाषा में, संवाद कुमुदी बंगाली भाषा में था, मिरातुल अखबार फारसी भाषा में होता है। ब्रह्मा मैनिकल मैगज़ीन चलाई थी इन्होंने। यहाँ राजा राम मोहन राय ने 1814 ईस्वी में एक सभा की स्थापना की थी और यह आत्मीय सभा कहलाती है। यह कौन सी सभा कहलाती है बच्चों? यह आत्मीय सभा कहलाती है। इसी आत्मीय सभा में राजा राम मोहन राय ने 2 पत्रिकाएं निकाली थी। पहली पत्रिका कौन सी होती है और दूसरी पत्रिका कौन सी होती है? पहली एक छोटी पत्रिका होती है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ सती, पहली जो पुस्तिका निकाली थी और इस पुस्तिका का नाम होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ सती होता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ सती ये फर्स्ट पुस्तिका कहलाती है और सेकंड पुस्तिका का क्या नाम होता है बच्चों? कॉन्फ्रेंस ऑफ सती ये सेकंड पुस्तिका कहलाती है। और इस पुस्तिका के अंदर भारत में जो सती प्रथा है, जो अपने पति की चिता पर लेटकर अपने आप को मिटा देती है, अपने अस्तित्व को समाप्त कर देती है, ऐसी भयंकर सती प्रथा को समाप्त करने का जो विचार किया जाता है, जो पूरी तरह से सती प्रथा को समाप्त करने में अपने आप को झोंक देते हैं, वो राजा राम मोहन राय होते हैं। और एक इस आत्मीय सभा के माध्यम से जनता में ये सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। यहाँ ये सती प्रथा आवाज़ उठाते हैं और इसी आत्मीय सभा के माध्यम से लॉर्ड विलियम बेंटिंक के पास ये फरमान लेकर जाते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक से ये पूरा उनको कोऑपरेट करते हैं और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से ही भारत के अंदर सती प्रथा पर 1829 में रेगुलेशन एक्ट धारा 17 के आधार पर सती प्रथा पर रोक लगा दी जाती है। इस पर एक कानून बना दिया जाता है और इसको कानूनी रूप से अब सती होने का कोई अधिकार नहीं है, गैर कानूनी माना गया है। यहाँ ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक की एक महान उपलब्धि होती है। सती प्रथा पर रोक के बाद अगर लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सामाजिक सुधारों में देखा जाए तो कन्यावध पर रोक लगाने वाले लॉर्ड विलियम बेंटिंक होते हैं। कन्यावध पर रोक लगाई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मानव बलि प्रथा पर रोक लगाई थी। मानव जो है उनको बलि पर चढ़ा दिया जाता है, उनको बलिदान कर दिया जाता है, अंधविश्वास होता है, तांत्रिक विद्या होती है। कन्यावध के बाद, मानव बलि प्रथा के बाद अगर हम देखा जाए तो ठगी प्रथा को समाप्त करने वाले लॉर्ड विलियम बेंटिंक होते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सामाजिक सुधारों में अंतिम सुधार को हम देखें तो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा था और ईसाई लोग जगह जगह धर्म का प्रचार कर रहे थे। इसी ईसाई धर्म के प्रचार से क्या होता है बच्चों? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत के लोग जो थे, भारत और हिंदू लोगों
हिंदू लोगों की संपत्ति के संबंध में एक कानून निकाला था। हिंदुओं की संपत्ति को छीना नहीं जाएगा, हिंदुओं के साथ पूरा अच्छा व्यवहार किया जाएगा, हिंदू लोगों को उनकी विशेष अधिकार दिए जाएंगे। अगर हिंदू लोग इस्लाम धर्म को स्वीकार कर ले, ईसाई धर्म को स्वीकार कर ले तो उन्हें विशेष अधिकार दिए जाएंगे। यह जो राय होती है लॉर्ड विलियम बेंटिंग की, यह नियम निकाला था। अंतिम उनका जो प्रशासनिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में जो सुधार होता है वो ईसाई धर्म का प्रचार करना होता है भारत में। और ईसाई धर्म का प्रचार हिंदुओं के लिए एक संपत्ति का एक कानून निकाला था और इस कानून के आधार पर हिंदुओं को विशेष अधिकार दिए जा रहे थे कि अगर आप ईसाई धर्म को ग्रहण कर लेते हो, आप ईसाई बन जाते हो तो आपकी संपत्ति नहीं छीनी जाएगी, आपको विशेष अधिकार दिए जाएंगे। कालांतर में आपने नाम सुना होगा बच्चों स्वामी दयानंद सरस्वती का। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम सुने हो। बम्बई में इन्होंने एक आर्य समाज की स्थापना की थी। लाहौर में भी इसकी एक शाखा बनाई थी। 1875 में आर्य समाज की स्थापना होती है। इसी आर्य समाज के माध्यम से इन्होंने भारत में एक आंदोलन चलाया था और यह शुद्धि आंदोलन कहलाता है। इसी शुद्धि आंदोलन क्या होता है? स्वामी दयानंद सरस्वती से पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो ये ईसाई धर्म के प्रचार का मामला शुरू किया था, जो हिंदू जो थे जिनको जबरन ईसाई बनाया जा रहा था, ऐसे जो ईसाई बन गए थे, मुस्लिम बन गए थे, ऐसे लोगों को स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने आर्य समाज के माध्यम से, हवन कुंड के माध्यम से ऐसे ईसाइयों को पुनः हिंदू धर्म में आने का वेलकम किया गया और ऐसे ईसाइयों को पुनः हिंदू धर्म ग्रहण करके हिंदू बन जाने का वेलकम किया था। आहुति के द्वारा, हवन कुंड में आहुति संविधा के द्वारा और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके इस्लाम धर्म जिन्होंने ग्रहण कर लिया था वो वापस हिंदू धर्म ग्रहण कर सकते हैं। हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने का, हिंदू धर्म को आगे फैलाने का, हिंदू समाज को प्रगतिशील बनाने का, समाज में सामाजिक बुराइयां फैली हुई उनको दूर करने का, ये जो सब प्रयास किया जाता है बच्चों, ये कौन है? ये स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। भारत के धर्म सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय का नाम आता है, सुने हो। धर्म सुधार आंदोलन में स्वामी विवेकानंद का नाम आता है। धर्म सुधार आंदोलन में स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आता है। यहाँ बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का मैंने आपको 200 शब्दों में प्रशासनिक और सामाजिक सुधारों का जो डिटेल से वर्णन किया है। ये वीडियो आपके लिए लाभदायक। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।